स्टूडेंट्स, क्लास 10। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया के चाप, न्यूरॉन्स तथा उसके कुछ हमने उदाहरण भी आपको पिछली क्लास में बताए थे कि किस प्रकार से एक झटक प्रतिक्षेप बताया था, नेत्र प्रतिक्षेप, खांसना, छींकना, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण थे। उसी के आगे आज का भी टॉपिक है जिसका नाम है जंतुओं में रासायनिक समन्वय। तो हेडिंग डाल लीजिए, जंतुओं में रासायनिक समन्वय। अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। तो लिखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। endocrine glands and hormones। हेडिंग डाल लीजिए, ये जंतुओं में रासायनिक समन्वयन यानी कि जंतुओं में किस प्रकार का समन्वयन होता है। वह भौतिक होता है कि रासायनिक। तो आज हम रासायनिक पढ़ा रहे हैं कि जंतुओं में रासायनिक समन्वयन, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। जैसे हम कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं तथा कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं तथा इनके क्या प्रकार होते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, हम आपको पिछली क्लास में भी पढ़ा चुके हैं कि सबसे पहले तो ग्रंथियां हमारी मुख से ही चालू हो जाती हैं कि मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे एंजाइम्स का स्रावण भी होता है और हमारे शरीर में एंजाइम्स भी बनते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। जैसे बाल का झड़ना, बाल का सफ़ेद होना, ठीक है, गंजा, ये सब हार्मोन्स की कमी हो जाने के कारण होता है। जैसे शरीर की वृद्धि ना हो पाना, बौनापन हो जाना, ये सब हार्मोन्स के कारण होता है। तो आज का जो हम आप पढ़ा रहे हैं ये सब इसी में मिश्रित है। तो लिखिए, शरीर में होने वाली अनेक क्रियाएं अलग अलग होती हैं। शरीर में होने वाली अनेक क्रियाएं अलग अलग होती हैं। ये सभी जानते हैं कि शरीर में जो क्रियाएं हो रही है सभी अलग अलग हो रही है। यानी कि जो हृदय का कार्य है वो अपना क्या कर रहा है, धड़कने का कार्य कर रहा है। जो हमारी किडनी है वो फिल्टर का कार्य कर रही है। जो हमारी रुधिर कोशिकाएं हैं वो रुधिर को ले जाने का कार्य कर रही। तो शरीर में सब ऐसा नहीं कि एक ही कार्य। जो नेत्र हैं वो अपना देखने का कार्य कर रहे हैं, नाक सूंघने का कार्य कर रहे हैं। तो शरीर में जो कि भी हमारे हैं क्रियाएं सब अलग अलग कार्य कर रही हैं, लेकिन इनके बीच में समन्वय होता रहता है। इनके बीच में समन्वय होता रहता है। शरीर में इन क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए जंतुओं में दोहरी समन्वय एवं नियमन प्रणाली
तथा हार्मोनिक होती है। तंत्रिकीय तथा हार्मोनिक होती है। जिसे हम रासायनिक समन्वय कहते हैं। जिसे हम रासायनिक समन्वय कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, कोशिका में केंद्रक द्वारा, कोशिका में केंद्रक द्वारा संपादित समन्वयन, कोशिका में केंद्रक द्वारा संपादित समन्वयन भी रासायनिक समन्वयन का ही स्वरूप है। रासायनिक समन्वयन का ही स्वरूप है। अनेक जंतुओं में विभिन्न ग्रंथियां आदि विभिन्न प्रकार के स्राव बनाकर अनेक प्रक्रियाओं में तालमेल रखती हैं। अनेक प्रक्रियाओं में तालमेल रखती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां विशिष्ट रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करती है। विशिष्ट रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करती हैं। ग्रंथियों से स्रावित होने वाले विशिष्ट पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। विशिष्ट पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स का शरीर में विभिन्न अंगों तक संचरण रुधिर प्रवाह के माध्यम से होता है। संचरण रुधिर प्रवाह के माध्यम से होता है। तो देखिए, जो ग्रंथियां क्या कर रही थी, हार्मोन स्रावित कर रही थी। वह किसके द्वारा हार्मोन स्रावित हो रहा था? अंगों के द्वारा, और रुधिर प्रवाह के माध्यम से हमारे शरीर में पूरी जगह पर प्रवाहित हो रहा था। जैसा कि हमने आपको बताया कि कई हार्मोन्स के कारण जंतुओं के शरीर में कमियां दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो वृद्धि का न होना, जैसे कोई हार्मोन से यदि शरीर में अधिक हो जाए या कम हो जाए, जैसे कोई भी शरीर में मात्रा यदि कम हो जाती है तो शरीर के लिए नुकसानदायक है, और कोई ज़्यादा हो जाए तो वो भी शरीर के लिए हानिकारक है। तो उसका संतुलन बनाए रखना, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसका नियंत्रण बनाए रखती है तथा संतुलन बनाए रखती है। जैसे शरीर में हार्मोन्स का कम हो जाते हैं, कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जैसे बालों का सफ़ेद हो जाना, बालों का गिर जाना, बौनापन हो जाना, या बहुत अधिक लंबा हो जाना। बहुत अधिक अगर हार्मोन से बढ़ गए तो बहुत अधिक लंबा हो जाता है, या नाक का बढ़ जाना, कुछ आवाज़ का पतला हो जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो अब लिखेंगे अगली लाइन से, मनुष्य में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगली लाइन से एक पॉइंट है ये, मनुष्य में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां
पाई जाती हैं। मनुष्य में निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लिखेंगे सबसे पहले पीयूष ग्रंथि। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि क्या है? यानी कि यह मस्तिष्क में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, लिखें यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। दूसरी डालेंगे हेडिंग थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। थायराइड कहाँ होती है? गले में। ठीक है, यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है। तो जैसे किसी का मोटापा बढ़ जाता है, बहुत अधिक मोटे हो जाते हैं, थायराइड जब बढ़ जाती है तो उसका शरीर फूल जाता है, ये गला यहाँ पे ऐसे लटका हुआ दिखाई देता है, तो वो थायराइड ग्रंथि के कारण ही ऐसा होता है। तो ये थायराइड ग्रंथि लिखें। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। तीसरी हेडिंग है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। इसमें लिखेंगे यह भी गले में स्थित होती है। यह भी, क्योंकि थायराइड ही नाम भी है इसका, और पैरा यानी कि पहले से ही होगी, तो पैराथायराइड ग्रंथि यह भी गले में स्थित होती है। अगली हेडिंग है ऐसी की अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क आप सभी जानते हैं किडनी को कहा जाता है। अधिवृक्क किडनी की ही ग्रंथि है, तो लिखेंगे अधिवृक्क ग्रंथि। यानी कि किडनी के पास पाई जाती है, तो लिखेंगे यह उदर में वृक्क के पास स्थित होती है। यह ग्रंथि उदर में वृक्क के पास स्थित होती है। यह ग्रंथि उदर में वृक्क के पास स्थित होती है। वृक्क के पास स्थित होती है। अगली हेडिंग थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? बच्छ में, यानी कि छाती में, सीने में। लिखें यह ग्रंथि बच्छ में स्थित होती है। यह ग्रंथि बच्छ में स्थित होती है। अगली हेडिंग लास्ट ग्रंथि है, जिसे कहते हैं पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। इसमें लिखेंगे यह मस्तिष्क में स्थित होती है। यह मस्तिष्क में स्थित होती है। यह मस्तिष्क में स्थित होती है। तो आपको समझ में आ गया ये ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले जो पीयूष ग्रंथि है वह मस्तिष्क में स्थित होती है, जो हमारी कंट्रोलिंग का कार्य करती है। फिर थायराइड ग्रंथि जो कि गले में स्थित होती है, जैसा कि हमने आपको बताया, इसके बढ़ जाने से शरीर में क्या हो जाता है? मोटापा चढ़ जाता है, सूजन सी दिखाई देती है। इसी से संबंधित दूसरी ग्रंथि है जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। ये भी गले में स्थित होती है। इसी प्रकार से अगली जो आपकी 4 नंबर की ग्रंथि है वो है अधिवृक्क ग्रंथि।
यानी कि वृक्क के पास स्थित होती है। फिर है थाइमस ग्रंथि, ये कहाँ पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि ये वक्ष में पाई जाती है, यानी कि सीने में स्थित होती है। और ये पीनियल ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में स्थित होती है। लिखिए, उसी के नीचे लिखेंगे शरीर में ऐसे अंग होते हैं, शरीर में ऐसे अंग होते हैं जिनसे हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, जिनसे हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। जैसे वृक्क, टेस्टिस, अंडाशय, प्लेसेंटा, आहार नाल, त्वचा तथा अग्न्याशय आदि, त्वचा तथा अग्न्याशय आदि। तो ये थे, क्या कर रहे थे? ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्त्रावण कर रहे थे। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। तो देखिए, इसका एक डायग्राम हम आपको बना दे रहे हैं, हेडिंग मत डालिए। फिर इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले जो इस ग्रंथि को यहाँ पर ऐसे दिखाया जा रहा है, ये आपकी है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। फिर इसी के पास उपस्थित ये है मस्तिष्क में, जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर एक ये है, इसे हम कहते हैं अवटु ग्रंथि, अवटु ग्रंथि। यहाँ पर ये जो है इसे हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। और ये जो आपकी यहाँ से आई है इसे हम कहते हैं हाइपो थैलेमस। और ये जो आपकी किडनी इस तरीके से ये बनी हुई है, और ये निकली हुई है, ये है आपके अग्न्याशय, अग्न्याशय। और ये जो है इस तरीके से ये, इसे हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए, आप इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से ये
मस्तिष्क है और मस्तिष्क से नीचे की जो ओर आ रही है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और इसी के पास मस्तिष्क में यहाँ पर जो उपस्थित है जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्रंथि, उसी के नीचे यहाँ पर स्थित है जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये जो गले के पास स्थित है इसे हम कहते हैं अवधि ग्रंथि। और ये जो किडनी के पास स्थित है इसे हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। और जो अग्न्याशय आपकी किडनी से यहाँ पे लगा हुआ है वो होता है हमारा अग्न्याशय, जो कि हार्मोन्स का स्त्रावण करता है। और जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया था थाइमस ग्रंथि जो बच्चे में स्थित होती है। तो ये आपका देखिए बच्च है और ये बच्च में थाइमस ग्रंथि उपस्थित है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। और ये है परावटु ग्रंथि, इसे हम कहते हैं परावटु ग्रंथि। नोट कर लीजिए, बना लीजिए इसको। बन गया।